नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सरकार की एक नई स्कीम के बारे में जो कि रिसेंट अपग्रेड किया गया है। ये स्कीम नई बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस स्कीम को 2018 में ऑलरेडी स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस स्कीम में कुछ एडवांसमेंट किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव क्या है, ये ओरिजिनल स्कीम क्या थी, इसमें अभी रिसेंट अपडेट क्या हुए हैं और आने वाले समय में हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या इसका असर रह सकता है। तो अगर आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है या एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, नाबार्ड या एडीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आईसीआर एग्जाम अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग पूरे डिटेल में कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि गोबर स्कीम के माध्यम से भारतीय सरकार किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो आपका रिसेंटली हम लोग जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या आपकी पीएनजी गैसेस वगैरह को यूज करते हैं, तो उसमें ब्लेंडिंग करना चाहती है सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस की। और इसके अलावा आने वाले समय में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे हमारे भारतीय किसानों की आय के बढ़ने के आसार हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरी स्कीम को अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 2018 में इस स्कीम को 30 अप्रैल को स्टार्ट किया गया था, या ये कह सकते हो लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम का यानी कि आपकी जो गोवर्धन एक स्कीम हम बात कर रहे हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो इस बात को समझो। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम। अब होता क्या है ना कि जो आपका बायो वेस्ट होता है, जैसे मान के चलिए हमारे एग्रीकल्चर से जो फील्ड वेस्ट निकलता है या जो एनिमल वेस्ट होता है जिसको हम गोबर बोल देते हैं, तो अब उस गोबर को या जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट है या जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा एक बायोगैस में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब इस गोबर को या हम कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट है या जो भी आपका म्युनिसिपल वेस्ट है जो कि एक प्रकार से ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, उसको जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो उसके माध्यम से एक गैस बनाई जा सकती है। ये वो गैस की बात नहीं हो रही जो मतलब नाली से एकदम से गैस बनाकर चाय बनाना, वो वाली कहानी नहीं है। यहां पर कंप्लीट प्रोसेस होता है और इनके माध्यम से फिर ये गैस आपकी बनाई जाएगी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ये तो चलो पहले भी बन रहा था, तो फिर इसके अंदर क्या बदलाव आया है। तो देखो अभी रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेडेशन किए गए हैं। और याद होगा मैंने ना कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको वेस्ट टू वेल्थ यानी कि किस प्रकार से आपके जो वेस्ट है, क्योंकि अब देखो जो गोबर है वो आपका वेस्ट है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट का बच जाता है वो भी एक वेस्ट है, या हमारा जो म्युनिसिपल वेस्ट हम लोग निकालते हैं वो भी एक वेस्ट है। तो अब उस वेस्ट का मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी होता है ना। तो अब पहले तो हम लोग उसको एक कचरा मान रहे थे, लेकिन अब उस कचरे से भी आपका एक पैसा बनाया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये टॉपिक रहेगा या ये स्कीम रहेगी। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कैटल डंग या सॉलिड वेस्ट जो हमारे फार्म के ऊपर होता है कंपोस्ट के रूप में, फर्टिलाइजर, बायोगैस। अब यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जो आपका गोबर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, आपकी कंपोस्ट में, फर्टिलाइजर में, बायोगैस में और बायो सीएनजी में। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पहले आपका वो केवल और केवल वेस्ट का रूप था, लेकिन अब हम उससे कमाई कर रहे थे। तो वही 2018 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि भाई भारतीय किसानों को फायदा पहुंच सके। तो गोवर्धन स्कीम इज अंडर द नोडल कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। बता देना चाहता हूं कि 2018 में इस स्कीम को इस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है। ध्यान रखिएगा 2018 की बात है कि इस स्कीम को आपका इस मिनिस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया था, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका स्वच्छ भारत जो मिशन था आपका, उसके अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में, शहरों में सैनिटेशन पर्पस के लिए कि सफाई और हाइजीनिक कंडीशन को हम लोग इंप्रूव कर सकें, ताकि आपका जो गोबर वगैरह या यूं ही सड़कों के ऊपर देखने को मिलता था, गलियों में देखने को मिलता था, उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए और उससे हम लोग कैसे एक अर्निंग कर सकते हैं। उस स्कीम के लिए या ये कह सकते हो कि आपका सफाई के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्कीम को लाया गया था। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि 2000 आपके 20 से लेके 2023 के बीच में, क्योंकि देखो 2000 आपका 18 में स्कीम को स्टार्ट किया गया, तो मेन टारगेट रहा 2020 तक इस स्कीम को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन 2020 से 2023 के बीच में इसमें कुछ आपके एक्सपेंशन किए गए, और एक्सपेंशन में आपका मुख्य एक्सपेंशन था STAT आपका SATAT यानी कि सतत इनिशिएटिव, जो आपका सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। देखो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट या इंडस्ट्रियल एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनके अंदर क्या है कि आपको पता होगा कि आज हम लोग सीएनजी को यूज करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज करते हैं। तो ये जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसमें मीथेन ही तो होती है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब इस मीथेन गैस का उपयोग या ये कह सकते हो सीएनजी का उपयोग हम लोग करते थे किसके अंदर, आपकी गाड़ियों को, व्हीकल्स के अंदर। तो अब
ये जो सीएनजी थी वो कहीं ना कहीं आपका एक रिन्यूएबल आप सॉरी नॉन रिन्यूएबल बायो एनर्जी का सोर्स है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम इसका अल्टरनेटिव क्या खोज सकते हैं और जो हमारे यहाँ पर इंडिया में डेवलप भी किया जाए। तो अब यहाँ से जो आपकी सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस बनाई जा रही थी, अब उसका आइडेंटिकल वर्जन जो कि लगभग आपका सीएनजी के इक्विवेलेंट हो और उसको जो है हम लोग वहां पर यूज करें, या ये कह सकते हैं उसके साथ मिक्सिंग की जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हम लोग उसको रिड्यूस कर सकें। और दूसरा, आपको पता है कि सीएनजी या इन बाकी गैसेस के लिए हमें कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, खासकर एलपीजी वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार से इनिशिएटिव आपका था। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्च ऑफ यूनिफाइड पोर्टल इन 2023 के अंदर गोवर्धन स्कीम का एक यूनिफाइड रजिस्टर्ड पोर्टल जो है स्टार्ट किया गया, जिसको आपका एक सिंगल विंडो क्लियरिंग हाउस फॉर द ऑल बायोगैस प्रोजेक्ट डेवलपर इन इंडिया एंड फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस ड्यूरिंग दिस फेज ऑपरेशनल बिकम द हाई फ्रेगमेंटेड 4 डिफरेंट मिनिस्ट्री, जल शक्ति, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम एंड एग्रीकल्चर, हैंडलिंग द डिफरेंट सब्सिडी एंड कंफ्यूजिंग इन्वेस्टर्स। यहां पर क्या हो रहा था कि अभी तक जो आपकी स्कीम थी वो 4 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में रन कर रही थी, और ये इसीलिए कंफ्यूजिंग था कि भाई सब्सिडी कौन रिलीज करेगा, किस प्रकार से करेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था कि किस प्रकार से पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाए। तो अब यहां पर क्या किया गया, आने वाले समय के अंदर आपका एक और यहां पर मैंडेट किया गया, ये कह सकते हो चेंज किया गया, कब 2024 और 2026 से पहले। तो अब बता देना चाहता हूं कि अभी तक मिनिस्ट्रीज जो है वो आपकी अलग अलग ही थी, इसके अंदर मिनिस्ट्रीज को कहीं ना कहीं आपका सिंगल मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं लाया गया, लेकिन इसमें एक चीज आपकी ऐड कर दी गई, सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी कि आने वाले समय के अंदर जो आपका कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का मतलब जो यहां पर वेस्ट, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, गोबर होगा, उससे जो गैस आपकी बनेगी, उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो अब यहां पर इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को आपकी सिटी गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए कुछ लीगल मैंडेट कर दिए गए कि भाई जो पाइप नेचुरल गैस होगी और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगी, उसमें आपकी कमर्शियल नेटवर्क के अंदर ब्लेंडिंग का टारगेट, जैसे आप लोग जानते हैं ना अभी E20 का टारगेट चल रहा है आपके पेट्रोल के लिए, टारगेट क्या चल रहा है, टारगेट पूरा अचीव कर लिया गया है, जिसका मेन टारगेट था कि भाई आपकी 100% पेट्रोल के अंदर कुछ मिक्सिंग की जाएगी। तो अब आपको पता है कि 100% पेट्रोल आपका जो है बहुत रेयर देखने को मिलता है, उसमें 20% पेट्रोल की आपकी इथेनॉल की मिक्सिंग की गई है, जिसको हम लोग E20 पेट्रोल बोल देते हैं। उसी प्रकार से अब ये जो पाइप्ड नेचुरल गैस होगी और आपकी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी, उसके अंदर टारगेट रखा गया कि 2026-27 तक हम लोग 3% का टारगेट, 27-28 तक 4% तक का टारगेट, और 28-29 तक हम लोग 5% उसमें मिक्सिंग करेंगे, किसकी, कंप्रेस्ड बायोगैस की। लेकिन क्या इस मिक्सिंग करने से फायदा या नुकसान कोई होगा, तो इसके ऊपर हम लोग आगे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं, BAM स्कीम लॉन्च, यानी कि बायोगैस एग्रीगेशन मशीनरी स्कीम वाज रोल्ड आउट फॉर द बजट 564.75 crore. It provide heavy financial subsidies to farmer and aggregator to buy baler, tractor and straw reapers, addressing the feedstock supply chain to the bottleneck। यानी कि मेन टारगेट था कि जो हमारा अब रॉ मटेरियल था उसको इकट्ठा किया जाए, उसको जो है आपका कहीं ना कहीं हैवी मशीनरी जैसे बेलर्स वगैरह हो गए, जो हमारे ट्रैक्टर्स हो गए, तो उनके माध्यम से अब इस कचरे को आपका मैनेज किया जाए। तो इन मशीनरीज को परचेज करने के लिए एक आपका 564 करोड़ का अलग से एक बजट एलोकेट किया गया, जो कि बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी स्कीम के अंतर्गत इसको रखा गया। डीपीआई स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर मीन डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एलोकेटेड 994.5 crore rupees to build pipeline connecting isolated rural CBG plant directly to the main city gas grid। यानी कि अब जो आपके प्लांट लगाए जाएंगे उन प्लांट के माध्यम से डायरेक्टली ये जो पाइप्ड हैं उनको कनेक्ट किया जाए, तो उसके कनेक्शन के लिए भी अलग से एक बजट एलोकेट किया गया, जिसको नाम दिया गया डेवलपमेंट ऑफ द पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर्ली बिल्ट नहीं होगा तो कैसे उस गैस को गांवों से आपके शहरों तक या प्लांट से उन एरिया तक पहुंचाई जाए जहां पर उसकी जरूरत है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम एक और आपकी लॉन्च की जाती है टू सपोर्ट द ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए MDA सब्सिडी स्कीम ऑफ 1500 पर मेट्रिक टन फॉर द फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जनरेटेड एज ए बायो प्रोडक्ट ऑफ दीज प्लांट। यानी कि अब यहां पर मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम का मतलब है कि आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं जो बायो फर्टिलाइजर्स तैयार होंगे, क्योंकि देखो अकेला बायोगैस नहीं निकलता है, जब आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है तो उससे आपका बायो प्रोडक्ट के रूप में बायो फर्टिलाइजर भी हमें मिलते हैं। तो क्या है कि यहां पर अब जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होंगी उनको प्रोड्यूस करने के बाद मार्केटिंग करने के लिए 1500 रुपए पर मैट्रिक टन की सब्सिडी जो है वो एलोकेट की गई, ताकि अब इससे भी यहां पर अर्निंग की जा सके। जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो उनको अलग से आपके 1500 रुपए पर मैट्रिक टन जो है वो आपका
आपका पैसा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। तो यहां पर एक प्रकार से 2024 तक या ये कह सकते हो 2024 से 26 के बीच में ये रिसेंट आपके अपग्रेडेशन किए गए थे। लेकिन अब यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से मिक्सिंग का जो टारगेट है, देखो अभी 2026 की स्कीम पर हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपके कंफ्यूजन है उनको मैं दूर करना चाहता हूं। जैसे कई बार माइंड में हमारे आ जाता है कि यार ये जो एलपीजी है जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, सीएनजी जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, पीएनजी जिसको हम पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, और एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इनमें क्या अंतर होता है। तो जो एलपीजी हमारे घरों में हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उसमें मुख्यतः दो गैस होती है, एक होती है प्रोपेन, एक होती है ब्यूटेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। दूसरी हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल आपने देखी होगी गाड़ियों के अंदर हम लोग एक सिलेंडर सा यूज करते हैं पीछे ना, जितनी भी सीएनजी गाड़ियां हैं उनके अंदर, तो उनमें क्या होता है मीथेन गैस मेनली होती है, मतलब मेन आपका लगभग ये कह सकते हो मीथेन गैस से ही बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा पीएनजी जिसको हम पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं, इसमें भी मीथेन ही होती है, और लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी आपकी मीथेन ही गैस होती है, ठीक है। अब देखो फिजिकल स्टेट या स्टोरेज, यानी कि इनको स्टोर कैसे करते हैं, तो मॉडरेट प्रेशर के साथ इनको आपका स्टोर किया जा सकता है सिलेंडर्स में, जो कि लिक्विड कंडीशन के अंदर। दूसरी वहीं पर अगर हम बात करें तो इनको जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इनको हाई प्रेशर के अंतर्गत आपका स्टोर किया जाता है, और वहीं पर जो पाइप नेचुरल गैस होती है, गैस एट द लो प्रेशर डिलीवर्ड डायरेक्टली बाय द पाइपलाइन, नो स्टोरेज नीडेड एट यूज। अब यहां पर इनको स्टोर जो है वो डायरेक्टली आपका आगे नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे शहरों में आपकी जो पाइप नेचुरल गैस है इसकी सप्लाई डायरेक्टली की जाती है, जिससे सिलेंडर घरों में लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि पीछे से सप्लाई आती है बहुत ही लो प्रेशर के साथ, और जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, और उसका मीटर लगा होता है, जितना यूज किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा पे करना होगा। लेकिन जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती मीथेन ही है, लेकिन ये लिक्विड होती है एक्सट्रीम लो टेंपरेचर पर, लगभग 162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इनको हमेशा याद रखना क्रायोजेनिक टैंक में आपका स्टोर किया जाता है। अब बारी आती है कि डेंसिटी, तो आप याद रखना कि इसकी जो डेंसिटी होती है एलपीजी की, वो ज्यादातर ये गैस आपकी हैवी होती है, और याद रखना कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी लीक होती है तो ग्राउंड के ऊपर ये आपकी वहां पर सेटल डाउन हो जाती है। वहीं पर आपकी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो एयर से आपकी लाइट होती है, यानी कि जैसे ही आपका एनवायरमेंट में जाएगी वो डिस्पर्स हो जाएगी, उसी प्रकार से ये भी आपकी लाइट रहेगी और ये भी आपकी लाइट रहेगी। अब बारी आती है कि प्राइमरी यूज हम लोग कहां करते हैं, तो एलपीजी को यूज हम लोग हमारे घरों के अंदर कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, या फिर रिक्रिएशनल व्हीकल के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो सीएनजी है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है, और दूसरा आपका डोमेस्टिक कुकिंग या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल आपकी जो हीटिंग वगैरह पर्पज होते हैं उनमें हम लोग आपकी पीएनजी को आजकल यूज कर रहे हैं। और ये आपका जो होता है एलएनजी जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये ज्यादातर आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपको पता होगा एलएनजी के माध्यम से यूरिया वगैरह का आपका बनाया जाता है। तो अब यहां पर इसको जो है मेनली आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे शिप्स वगैरह माध्यम से जो आपका किया जाता है, तो उसके लिए इसको मेनली यूज किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या यहां पर आपका एक्चुअल में डिफरेंस होता है। लेकिन अब हम जिस कॉम्प्रेस्ड या ये कह सकते हो कि जो आपकी बायोगैस बनाई जाएगी, जो एक प्रकार से गोबर के माध्यम से हम लोग उसको जो है डिकम्पोज कर या फर्मेंट करके बनाने वाले हैं, तो वो क्या रहेगी। तो बता देना चाहता हूं, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी क्या है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, जो कि एक प्रकार से सीधी हमारी गोवर्धन जो डिजास्टर्स होंगे या ये कह सकते हो गोबर के माध्यम से ही इसको डेवलप किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो रॉ फॉर्म होगा, यानी कि जैसे ही या गोवर्धन के माध्यम से इस गैस को जो बनाया जाता है, या ये कह सकते हो वहां से जो गैस प्रोड्यूस होती है, वो एक्चुअल में रो मीथेन नहीं होती। इसमें क्या होता है 50 से 70% आपका मीथेन गैस होती है टोटल वॉल्यूम में, जो कि फ्लेमेबल भी है, और यहां पर कहीं ना कहीं इसके अंदर ये कह सकते हो कि अच्छी खासी एनर्जी आपको प्रोवाइड करवा सकती है। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लगभग 30 से 50%, जो कि नॉन फ्लेमेबल होती है। और याद रखना फिलर गैस के रूप में हम इसको देखते हैं, जो कि आपकी एक्चुअल में फ्यूल की जो हीटिंग एफिशिएंसी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। अब बारी आती है वाटर वेपर, जो कि आपका मॉइस्चर कंटेंट 1% से 5% होता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका एक प्रकार से ट्रेसेस के रूप में देखने को मिलता है, एंड गिव रो गैस ए रोटन एग स्मेल एंड कोरोड मेटल इरेजन। यानी कि अब यहां पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसी की वजह से इस गैस में एक बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसको हम ये कह सकते हो जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं वैसे ही। और दूसरा, अगर इसको डायरेक्टली आपका इसके अंदर हम लोग आपके क्या कहते हैं टैंक वगैरह में स्टोर करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या होता है इसको समय के साथ इसको गलाना या सड़ाना स्टार्ट कर देगी, और इंजन में अगर हम उसको यूज करेंगे तो उसको इंजन को भी ये खराब कर देगी, उसके अंदर जंग लगने का काम जो है इसकी वजह से देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन के भी कुछ ट्रेसेस होते हैं, बहुत माइनर अमाउंट होती है।
तो याद रखना कि आपकी जो रो बायोगैस है उसमें 40% नॉन कंबेसिबल आपकी CO2 होने के कारण इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसीलिए इसको आपके कमर्शियल फ्यूल्स में हम लोग ऐड नहीं कर सकते। कमर्शियल फ्यूल मतलब जो आपका CNG या PNG है, इसमें नॉर्मली मिक्स इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि नॉर्मली इसको आपका डायरेक्टली रो फॉर्म में मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि रो फॉर्म में मिक्स अगर करेंगे तो आप लोग देखो इसमें मेनली मीथेन है, लेकिन उसमें आपकी जो प्रेजेंट अमाउंट में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो मेन प्रॉब्लम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसकी वजह से जिन आपके ये कह सकते हो जिसमें आपका स्टोर किया जाएगा, तो उन स्टोर करने वाले जो आपके कंपोनेंट होंगे, सिलेंडर्स होंगे, उनको जो है वो गलाना स्टार्ट कर देगा, और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान भी हो सकते हैं। ये कह सकते हो कहीं ना कहीं सिलेंडर आपके फटने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अब इसको कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को क्या किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा डिफरेंट प्रोसेसेस के माध्यम से, प्योर करके, और उसको जो है आपका 90 से 95% आपका जो है मीथेन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कह सकते हो अब जो आपका प्योर फॉर्म होगा उसमें 90 to 95% मीथेन देखने को मिलेगा, और उसी मीथेन को इन दोनों में क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। सवाल खड़ा होता है क्या इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो नहीं भाई साहब, इसमें मिक्स आपका नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेन आपका कंपोजिशन क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। समझ में आई बात यहां पर? तो ये बात आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई उसका करेंगे क्या और किस में मिक्स करेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारी आज की स्कीम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गोवर्धन स्कीम, जो कि रिसेंट आपका चेंज हुआ है। तो बता देना चाहता हूं कि इसको अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको क्या कर रहे थे, आपका चेयर कर रहे थे, ये कह सकते हो हेडेड कर रहे थे। और नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम इसको कहा जा रहा है। मतलब आने वाले समय के अंदर ये हमारे देश के अंदर जो एक प्रकार से सर्कुलर इकोनॉमी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो आपका एक वेस्ट हम लोग यहाँ पर एनिमल से या हमारे जो डेयरी होते हैं उनसे जब निकलेगा, तो उस वेस्ट को अब कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, एक गैस में, और दूसरा आपके मैन्योर्स के अंदर और बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। फिर उसको बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह को हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो गैस होगी वो हमारी एक प्रकार से एज ए फ्यूल के तौर पर यूज की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमारे एज ए कुकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब 6 अगस्त 2026 को इस स्कीम को अप्रूव किया गया है, और अभी रिसेंटली एक ही इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री आपकी बनाई गई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। याद रखना, पहले ये आपका मेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत थी, और बाकी 2024 के अंदर जैसे आपको कहा था कि 4 अलग अलग मिनिस्ट्रीज उसके लिए काम कर रही थी, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया गया, और वो क्या किया गया कि एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपका काम करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और अब इस स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन पीरियड है वो 2026-27 से लेके 2035-36 तक रखा गया, यानी कि आपके 10 साल के लिए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और कितने रुपए के साथ, 23,731 करोड़ रुपए के साथ, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट यहां पर आपका स्पेंड किया जा रहा है। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। और अब क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलप ए नेशन वाइड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम बाय कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू क्लीन एनर्जी एंड द ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो आपका कैटल डंग है या आपका जो कैटल वेस्ट है या हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको क्या किया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज जैसे हमारी पराली को आग लगाई जाती है, पैडी जो आपका रेजिड्यू बच जाता है उसको हम लोग आग लगा देते हैं, तो अब क्या होगा, उस पैडी रेजिड्यू को भी आपका क्या किया जा सकता है, या ऑर्गेनिक वेस्ट को आपका एक क्लीन एनर्जी यानी कि फ्यूल के रूप में हम मीथेन आपकी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में वहां से ऑर्गेनिक मैन्योर या आपके बायो फर्टिलाइजर्स को तैयार किया जा सकता है एज ए बायो प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमारे लिए एक इफेक्टिव यहां पर ये कह सकते हो कि अच्छी स्कीम हो सकती है। लेकिन देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी किसी भी स्कीम को डिस्कस किया जाता है तो उसके प्रोज कॉन्स हर बात को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी तक हम लोग लैक भी कहां कर रहे थे और ज्यादातर लैक करते भी कहां है। ठीक है, लेकिन अभी तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो दोनों में स्कीम में डिफरेंस क्या है, यानी कि 2018 से पहले जो लॉन्च की गई, 2026 में लॉन्च की गई, क्या फर्क निकल कर आया, तो आपको पता चल गया होगा। ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी, और ये मेनली आपकी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसको रखा गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो थी, क्योंकि इनिशियल में आपको पता होगा शुरुआत में ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन थी, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति किया गया था, और जो डिपार्टमेंट था वो आपका वही था, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, और इसका मुख्य फोकस किसके ऊपर था कि विलेज के अंदर सफाई करना और जो बायोगैस और बायोसैलरी है उसको प्रमोट करना। और इसका प्रोजेक्ट स्केल जो था वो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिटी और जो आपके क्लस्टर बेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट थे उनको सपोर्ट कर रहा था, और मुख्य ऑब्जेक्टिव यही था कि लोकल मैनेजमेंट जो है आपका काउ डंग का किया जाए, और बायो जो आपका डिग्रेडेबल वेस्ट है उसको मैनेज हम लोग इफेक्टिव तरीके से कर सकें। लेकिन यहां पर अगस्त 2026 में जो स्कीम लॉन्च हुई है या इसके अंदर जो चेंज किया है वो एक तो एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और इसका मुख्य फोकस है कि हमारे नेशनल लेवल के ऊपर हम क्या करें, आपकी
कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करें और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, यहां पर आपकी टेक्नोलॉजी को यूज कर कर एक तो जिन लोगों को इसके अंदर एनरोल होना है, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी फार्मर हैं, जो भी यहां पर एमएसएमईज हैं, उन लोगों के लिए आपकी पर्सनल असिस्टेंस दी जाएगी। इसके अलावा कोशिश की जाएगी कि ओवरऑल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज, उनको बिल्डअप करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि ओवरऑल इसके अलावा जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपकी जहां पर गैसेस को या ये कह सकते हो प्रोड्यूस किया जाएगा, वहां से फर्दर जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन लोगों तक इफेक्टिवली जो है पाइपलाइन स्ट्रक्चर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो हर प्रकार से सरकार क्या करने वाली है, इनिशियल से लेके एंड तक ओवरऑल सपोर्ट देने वाली है। और मेन टारगेट यही है कि भाई हम लोग एक प्रकार से वेस्ट को आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करें और साथ में वहां से आपका, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व आउट कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग जो आज हैवी जो कहीं ना कहीं बाहर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो गैसेस आपकी आती है, तो वो आपकी निर्भरता खत्म होगी। हम लोग ब्लेंडिंग के माध्यम से कोशिश करेंगे भाई आपके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट कर सके। और आने वाले समय में आपकी किसानों की या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और आपके रोजगार के नए आयाम जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। ये यहां पर मेन आपका टारगेट है। अब देखो यहां पर जो विजन है स्कीम का क्या है, सीधा सा मतलब है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट, कैटल डंग, प्रेस मड, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट या जो आपका वो भी बायोमास है, उस सभी को किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो कि मेन कंपोनेंट रहेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैन्योर, और आपका वहां से जो है रूरल इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और सर्कुलर बायो इकोनॉमी जो है वो एक प्रकार से तैयार की जा रही है। सर्कुलर बायो इकोनॉमी मतलब एक प्रकार से जो पहले वेस्ट होकर और कहीं ना कहीं हमारे गांवों में या ये कह सकते हो वैसे ही पड़ा रहता था, अब उसको एक प्रकार से आपका कन्वर्ट किया जाएगा एक इकोनॉमिकल आपके डेवलपमेंट के रूप में, या ये कह सकते हो क्लीन एनर्जी के रूप में, जहां से आपका पैसा भी बनेगा और साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है और उसके साथ साथ आपका एनवायरमेंटल जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगा। अब बारी आती है कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि एक तो सीबीजी का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, लगभग आज जो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसको लगभग 10 गुना लेकर जाना है। दूसरा है इंप्रूव द एनर्जी सिक्योरिटी, कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स के हम लोग जो आज इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उसके ऊपर हमारी निर्भरता को कम करना है। एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक रिन्यूएबल गैस फ्यूल, यानी कि हमारे देश के अंदर जो आपकी रिन्यूएबल गैस फ्यूल है उसको आपका डेवलप करना, जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जिसकी हम बात कर रहे थे। अब वेस्ट टू वेल्थ, यहां पर सिंपल सा फंडा है कि जो आपका क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल वेस्ट, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक आपका जो जितना भी वेस्ट था उसको अब लोग क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, पैसे के अंदर। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे किया जाएगा, क्योंकि पहले आपका वो वेस्ट था, अब हम लोग उसको जब कन्वर्ट करके बायोगैस के रूप में बेचेंगे, जो भी कंज्यूमर होंगे पे करेंगे, तो जो लोग उससे फायदा उठाएंगे उन लोगों को इनकम आपका जनरेट होने वाला है। फार्मर, कोऑपरेटिव, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई और फीड स्टॉक एग्रीगेटर्स यहां पर इससे क्या कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। और बता देना चाहता हूं कि प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब एनर्जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरऑल यहां पर इस चीज को टारगेट में रखा जा रहा है। अब बारी आती है कि क्या हमारे देश के अंदर गोवर्धन स्कीम की जरूरत है, या ये कह सकते हो इसकी जरूरत क्या है। तो बता देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग जानते हैं आज प्रेजेंट टाइम में आज इंडिया के अंदर नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो लगातार आपकी बढ़ रही है। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक पीएनजी, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल सेक्टर, हर जगह पे इस गैस को आपका यूज किया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारी जो एलएनजी का इंपोर्ट होता है उसके ऊपर हमारी निर्भरता लगातार बढ़ रही है। तो अब उस निर्भरता को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिन्यूएबल आपकी गैस को यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हमारा जो आपका जो भी वेस्ट होगा, लाइव स्टॉक से, क्रॉप से, वेस्ट वाटर से, फूड वेस्ट से, म्युनिसिपल वेस्ट से, उसको क्या किया जाएगा, एनारोबिक डाइजेस्टर में रखा जाएगा। एनारोबिक डाइजेस्टर में उसका डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होने के बाद वहां से आपकी बायोगैस बनेगी। अच्छा, बायोगैस बनने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यानी कि मीथेन और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और बता देना चाहता हूं बायोगैस को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाएगा, पहले इसको रिफाइन किया जाएगा यानी कि क्लीन किया जाएगा और आपका उसके बाद जो आप बायोमीथेन होगी उसको हम लोग फ्यूल या फिर आपके गैस ग्रिड के रूप में यूज करेंगे। और जो बचा हुआ आपका वेस्ट होगा उसको जो है आपका फर्टिलाइजर या सोयल अमेंडमेंट के लिए, लाइवस्टॉक बेडिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर एज ए आपके मैन्योर के रूप में इनको यूज कर सकते हैं। ये आपका मेन टारगेट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा था। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई कि बायोगैस क्या है और कैसे बनाई जाएगी और उसका पर्पस जो है वो आपका क्या रहेगा और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि ये बायोगैस है क्या, तो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस क्या है, एक रीन्यूएबल एनर्जी है जो कि यहां पर क्या हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट या जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या सीवेज स्लज से प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, अब बारी आती है इट हेल्प टू रिप्लेसिंग द
द फॉसिल फ्यूल, मैनेजिंग द एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेस्ट, रिड्यूसिंग द ओपन बर्निंग, यानी कि जो आपका अभी तक एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाया जा रहा था, ऑर्गेनिक वेस्ट जो वैसे ही फेंका जा रहा था, उसको एक वेल्थ के रूप में कन्वर्ट हम लोग करेंगे, और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हम लोग जिनको यूज कर रहे थे, अब उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक आपकी रिन्यूएबल न्यू एनर्जी गैस के साथ। अब बारी आती है, इट इज प्यूरिफाइड बायोगैस अपग्रेडेड टू नेचुरल गैस क्वालिटी, यानी कि यहां पर क्या है कि जो प्यूरिफाइड बायोगैस है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि उसमें क्या होता है, आपके लगभग 40 to 50% मीथेन होगी, बाकी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और साथ में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी होगा। तो अब क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपका रिमूव किया जाएगा ताकि उसको एक मीथेन या ये कह सकते हो ओरिजिनल प्योर मीथेन के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, जो कि 90 से 95% की मात्रा रहेगी, और उसको फर्दर आपका ब्लेंड किया जाएगा। एंड इट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल गैस एंड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन, यानी कि जो अब प्यूरिफाइड गैस होगी वो सीएनजी व्हीकल्स, पीएनजी कनेक्शंस, इंडस्ट्रीज या जो एग्जिस्टिंग गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या जो आपकी ऑलरेडी जो गैसेस है उसके अंदर हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे, और ब्लेंडिंग का टारगेट मैंने आपको बता दिया है, वही टारगेट यहां पर आपका अचीव किया जाएगा। नो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें किसी प्रकार के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो गोवर्धन स्कीम के माध्यम से प्लांट लगाए जाएंगे वही प्लांट पर इस गैस को प्रोड्यूस किया जाएगा और पाइपलाइन स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आपकी वहां तक पहुंचाई जाएगी जहां पर भी इसकी जरूरत होती है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है कि 6 ग्रोथ इंजन जो है वो गोवर्धन स्कीम के क्या है। तो पहला आपका है कि आपकी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इसको एश्योर्ड ऑफटेक, यानी कि जितना इसका रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग डेवलप करेंगे और उसकी मिक्सिंग करेंगे। स्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क, यानी कि इसका जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क है वो डिसाइड किया जाएगा। कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, यानी कि जो बैंक आपके लोन देने वाले हैं तो उनको भी एक कहीं ना कहीं गारंटी चाहिए भाई, तो इसके अंदर गारंटी जो है सरकार कहीं ना कहीं गारंटर के रूप में काम करेगी, जो भी एमएसएमई वगैरह इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं। और कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम चैलेंज फंड यहां पर जो है आपका प्रोवाइड रहेगा। तो अब इसके अंदर देखो सबसे पहले बात आती है एश्योर्ड सीबीजी ऑफटेक, यानी कि प्रेजेंट टाइम में सरकार के द्वारा जितनी रिक्वायर्ड है अमाउंट उतना डेवलप किया जाएगा, किसका, आपका सीबीजी का। लेकिन अब बारी आती है कि ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, तो 2026-27 तक 3% का टारगेट, 2027-28 तक का 4% और 2028-29 के बाद आपका 5% का टारगेट इसके अंदर मुख्यतः रखा गया है। और एप्लीकेबल क्या है, सीएनजी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होती है, पीएनजी जो डोमेस्टिक के लिए यूज होती है, इनमें इसकी ब्लेंडिंग की जाएगी। और ब्लेंडिंग कितनी की जाएगी वो आप लोग देख लीजिए। बेनिफिट क्या होगा, मार्केट बनेगी, बेटर बैंकेबिलिटी होगी, स्टेबल लॉन्ग टर्म डिमांड बढ़ेगी और एनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग जो यहां पर अब आपके एनरोल करने वाले हैं, क्योंकि देखो एश्योर्ड यहां पर जब ब्लेंडिंग का टारगेट रखा जाता है तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई चलो हाँ एक प्रकार से मार्केट बन रही है, तो मार्केट अगर बनती है तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा भी लगाते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलता है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब बारी आती है नेक्स्ट यहां पर स्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क, यानी कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एक तो इसका जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क है वो क्या रखा जाएगा, तो गवर्नमेंट ने आपका एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस यहां पर फिक्स कर दिया है कि 2110 रुपए पर MMBTU, जो कि आपका कहीं ना कहीं मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, जो कि इक्विवेलेंट रहता है 105 रुपए पर किलोग्राम आपका सीबीजी यहां पर जो है प्राइस उनको मिलेगा। एक एश्योर्ड प्राइस आपके मिलने की उम्मीद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट बैक्ड प्राइस रहेगा, यानी कि एक प्रकार से जैसे एमएसपी नहीं बोल देते हम लोग, तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन यहां पर एश्योर्ड जो है वो किया गया है। और इसके बाद में बारी आती है गवर्नमेंट बैक्ड प्राइसिंग, स्टेबल रेवेन्यू, कंज्यूमर एफोर्डेबिलिटी एंड 10 ईयर प्राइसिंग हॉरिजन, यानी कि लगभग आपका यहां पर जो अगले 10 साल तक के लिए इसको एंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। और बेनिफिट क्या होगा, रेवेन्यू सर्टेनिटी यहां पर कि भाई जो लोग इसके अंदर एनरोल होने जा रहे हैं उनको पता रहेगा कि भाई कितना पैसा बनेगा। दूसरा है रेम्युनेटिव रिटर्न यहां पर मिलेगी कि एग्जैक्ट रिटर्न जो है वो मिलने वाली है, जितना प्रोड्यूस किया जाएगा उसके मुताबिक उनको जो है फर्दर आपका मिलेगा। और कमर्शियल वायबिलिटी एंड कंज्यूमर एफोर्डेबिलिटी, यानी कि इसको ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो कंज्यूमर है उन लोगों तक इफेक्टिव प्राइस में गैसेस पहुंच सके। और नेक्स्ट है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक प्रकार से यहां पर गारंटी बन जाती है कि भाई इतना प्राइस मिलेगा, इतना दाम मिलेगा, तो इससे इतना मुनाफा होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बारी आती है कैपिटल असिस्टेंस, तो देखो कैपिटल असिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या फिर ब्राउनफील्ड जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत क्या रखा जा रहा है कि 2 करोड़ पर टन पर डे जो इंस्टॉल्ड बायोगैस कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका, यानी कि पर टन का अगर मान के चलो कोई एक बायोगैस यहां पर प्लांट एस्टैब्लिश किया जा रहा है तो उसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द न्यू सीबीजी प्लांट, रिड्यूस इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, एक्सेलरेट द फाइनेंशियल क्लोजर एंड देयर आफ्टर स्पोर्ट कवर। यहां पर क्या होगा, इसमें क्या क्या मतलब चीजें ले सकते हैं, मतलब जो भी आपका सब्सिडी के माध्यम से, तो देखो प्लांट मशीनरी, फीड स्टॉक एग्रीगेशन, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोसेसिंग एंड वैल्यू
सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आपका टारगेट रखा जाएगा कि भाई ये सारे के सारे जो स्पोर्ट है, या ये कह सकते हो ये सारे जो कंपोनेंट है, इनके लिए आपकी असिस्टेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। और इससे फायदा क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई, कोऑपरेटिव या रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यानी कि उन लोगों को जब कैपिटल असिस्टेंस मिलेगा, फायदा मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगी, तो डेफिनेटली यहां पर एनरोलमेंट जो है वो ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ेगा। लेकिन जरूरत है कि इसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो और केवल वही बेनिफिशियरीज इसका फायदा उठा सके जिनकी जरूरत है। ऐसा ना हो कि भाई अगर अडानी मानी ले गए तो फिर देखो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। जिस एमएसएमई की बात की जा रही है वो हमारा वहां तक पहुंचना चाहिए जिसकी जरूरत है। अब बारी आती है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि क्लस्टर पाइपलाइन या स्टैंड अलोन पाइपलाइन जो है उनके लिए सपोर्ट दी जाएगी, और इसका मेन टारगेट है कि भी जो आपके कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट होंगे उनसे ट्रक पाइपलाइन और उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ उसको जोड़ा जाए। तो उसके लिए भी आपका यहां पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। स्कीम मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी। बेनिफिट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम होगी क्योंकि टैंकर से लेकर जाना लेकर आना रिस्क बढ़ेगा, तो वो आपका यहां पर कम किया जा रहा है। पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्टली इसको अटैच किया जा रहा है। बेटर मार्केट एक्सेस होगा, रिलायबल इवैक्यूएशन होगा और हाई प्लांट यूटिलाइजेशन यहां पर जो है कहीं ना कहीं बेटर हो पाएगा। अब बारी आती है कि क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि मान के चलो मैं एक पर्सन हूं या एमएसएमई हूं, मुझे अब लोन चाहिए भाई इस बायोगैस को लगाना है, तो बैंक के पास मैं अब क्या गिरवी रखूं, तो यहां पर मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो हर एक पर्सन के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है या बहुत कम मात्रा में, तो उस केस में गवर्नमेंट वहां पर गारंटर का काम करेगी। और दूसरी बात, मेरा प्रोजेक्ट पास होगा फेल होगा वो भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पर सरकार क्या कर रही है कि जो भी एलिजिबल लोन होगा उसकी लगभग 85% की जो क्रेडिट गारंटी कवरेज है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर 100 रुपया मैंने लिया था तो उसमें से 85 रुपया जो है वो कम से कम सरकार वापस बैंक को दे देगी अगर बाई चांस वो प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाता है। तो एमएसएमई, स्मॉल डेवलपर, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये आपका एक प्रकार से बेनिफिट दिया जा रहा है कि जो भी लोग पहली बार आ रहे हैं या महिलाएं हैं या छोटे डेवलपर्स हैं या एमएसएमईज हैं, तो इन लोगों का जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो सरकार की तरफ से रहेगा कि अगर बाई चांस बैंक का लोन, क्योंकि अब देखो बैंक लोन देगा यहां पर ये जरूरी है, लेकिन बैंक लोन किस गारंटी पे देगा, तो सरकार की गारंटी पे देगा कि बाई चांस कल को अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, वहां से रिटर्न नहीं आता, तो 85% जो रिटर्न है वो कौन देगा, सरकार देगा। बेनिफिट यहां पर इजियर बैंक लोन, यानी कि एक प्रकार से लेंडर को एक प्रकार से एश्योरिटी हो जाती है। रिड्यूस द कोलेटरल रिक्वायरमेंट की जो आपकी जरूरत है वो कम हो जाएगी और इंप्रूव द एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी कि यहां पर किसी भी ये कह सकते हो कि मिडिल मैन या किसी और पर्सन से यहां पर लोन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। हम लोग एक इंस्टीट्यूशनल गारंटेड लोन ले सकते हैं जिससे हमारी जो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी कम लगेगा और बेनिफिट्स भी आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट यहां पर सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड। तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर डेवलप करने में सपोर्ट करेगा और फंडिंग जो है वो फीड स्टॉक असेसमेंट और मैपिंग के लिए रहेगी और इसके अलावा बायोमास असेसमेंट के लिए, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो इकट्ठा किया जाएगा बायोमास उसके लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और इसके अलावा नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि भाई जो आपका डेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें फर्दर जो है आपके कितने मतलब हम लोग लेवल पे उसको डेवलप कर सकते हैं और मेन टारगेट यहाँ पर ये भी रहता है कि भाई आपका मार्केट तक एक्सेस हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए रहता है। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी जो नई नई अडॉप्ट की जाती है ऑर्गेनिक मैन्योर वैल्यूडेशन के लिए और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए यहां पर ओवरऑल जो ये फंडिंग आपकी अवेलेबल रहने वाली है। और मेन टारगेट इसमें पर्पस क्या रहेगा, क्रिएटिव द डिस्ट्रिक्ट वाइज सीबीजी इकोसिस्टम, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बेहतर आपका इकोसिस्टम यहां पर डेवलप किया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर एक एश्योर्ड हम लोग जो आपका मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकें। हमारी डिपेंडेंसी जो आपकी एक प्रकार से नेचुरल गैस के ऊपर हम लोग बढ़ा सकें जो हमारी देश की है और हमारे द्वारा डेवलप की जा रही है, तो हम इसमें आत्मनिर्भर बन सकें और साथ में क्लीन एनर्जी और आपका एक प्रकार से बेहतर जो आपका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके और किसानों के लिए और बाकी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक बेहतर इनकम आपका मिल सके और रोजगार हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और मेजर एक्सपेक्टेड आपके आउटकम क्या होंगे, तो लगभग आपका सीबीजी प्रोडक्शन यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी, आपका एलएनजी इंपोर्ट कम होगा और यहां पर डोमेस्टिक रिन्यूएबल गैस का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो किसानों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका क्या होगा, इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उनका जो कहीं ना कहीं उसमें एनरोलमेंट है वो क्योंकि देखो सीधी सी बात है गोबर की रिक्वायरमेंट होगी तो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं चाहे वो फार्मर हैं या डेयरी फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि अब उनका जो गोबर है वो परचेज किया जाएगा। दूसरा उसके बाद क्या है, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़ रहे हैं उन लोगों की आमदनी बढ़ेगी और रोजगार के आयाम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बारी आती है कि ओवरऑल इसमें और क्या क्या फायदा होगा, तो देखो नेक्स्ट यहां पर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, फीड स्टॉक कलेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए,
प्लांट ऑपरेशन के लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए जो आपके वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ेगी। तो लगभग 1.5 लाख जॉब यहां पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इससे लगभग 1.5 लाख जॉब जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसके अंदर एश्योर्ड इनकम का जब कहीं ना कहीं एक प्रकार से सपोर्ट दिया जा रहा है, और साथ में क्या है, प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस, जो आपकी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी यहां पर की जा रही है उसकी गारंटी दी जा रही है। और साथ में जो एमएसएमईज या छोटे जो आपके कहीं ना कहीं एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं, या ये कह सकते हो जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनके लिए एक प्रकार से बहुत आसान हो जाता है उसके साथ जुड़ना। और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो आपका क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप डंग या म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट जो है अब इसको कन्वर्ट किया जा सकेगा एक प्रकार से पैसे के अंदर, या ये कह सकते हो एनर्जी के रूप में। क्लाइमेट बेनिफिट आपका मीथेन इमिशन कम होगा, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग कम होगा, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन कम होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, और यहां पर लगभग माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर 40 मेट्रिक टन से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो सकता है, या ये कह सकते हो उससे भी ज्यादा आपका कम हो सकता है, मिलियन टन, सॉरी, ठीक है, मेट्रिक टन नहीं। अब बारी आती है नेक्स्ट यहां पर, एक्सपेंशन ऑफ सीबीजी इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन 75,000 करोड़ रुपीस टू इंडियन जीडीपी। लगभग 75,000 करोड़ रुपए इंडियन जीडीपी के अंदर अगले 10 साल में जुड़ सकते हैं। और साथ में एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 250 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर व्हाइल एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, यूज ऑफ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड लिक्विफाइड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो अब आपका क्या होगा कि इसके माध्यम से जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी, उसके बाद में जो आपका एक प्रकार से ये कह सकते हो कि एडिशनल जो हमारे पास वेस्ट निकलेगा, जो हम मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं, और उससे लगभग आपका 250 मिलियन मेट्रिक टन फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, जो कि किस फॉर्म में रहेगा, आपके फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर या लिक्विफाइड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में। अब देखो ये जो लिक्विफाइड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर या आपका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोनों ही मैन्योर के रूप में है, और दोनों ही हमारे सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जा सकते हैं, जो हमारे फार्मर्स के लिए इफेक्टिव होगा आपकी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को एनरिच करने के लिए। लेकिन इसमें फर्क क्या है दोनों में, तो बता देना चाहता हूं कि जो आपका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, और याद रखना कि ये भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट के फर्मेंटेशन के बाद प्रिपेयर होता है, जैसे डंग, क्रॉप रेजिड्यू या किचन वेस्ट को हम लोग जब डिकम्पोज करेंगे तो उसी से तैयार होगा। ये भी एक प्रकार से वही होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म होती है जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से तैयार होती है। ये सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, पहली बात ये याद रखना, ठीक है। दूसरा यहां पर है कि ये किससे तैयार होगा, तो वही सेम दोनों का बेस रहेगा, काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू, किचन वेस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर। ये आपका काउ डंग, काउ यूरिन, जैगरी, बेसन और वाटर, यानी कि इसके अंदर काउ यूरिन और जैगरी हम लोग आपका एडिशनली ऐड कर रहे हैं। फर्मेंटेशन टाइम इसका 2 से 4 वीक का होता है, लगभग एरोबिक और एनोबिक फर्मेंटेशन दोनों हो सकता है, और डिपेंड करेगा मटेरियल और मेथड के ऊपर। लेकिन यहां पर याद रखना कि ये शॉर्टर स्पेन होता है, लगभग 5 से 10 दिन में तैयार हो जाता है, एनोबिक कंडीशन में रहेगा, और वाटर आपका एज ए इसमें मीडियम यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। अगली बारी आती है एप्लीकेशन मेथड, तो याद रखना इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, मिक्सिंग करके यूज कर सकते हैं, और ये आपका फोलियर स्प्रे, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिलीज की बात करेंगे तो इसमें आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आपका एनपीके यूज रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके जो है स्लोली मिट्टी के अंदर ऐड होंगे। लेकिन यहां पर ये फास्ट एक्टिंग होता है और आपके माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स और आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली अवेलेबल करवाने में सहायता उपलब्ध करवाता है। फंक्शन की बात करेंगे तो सॉइल के टेक्सचर को, फर्टिलिटी को और माइक्रोबियल बायोमास को बढ़ाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये आपके सॉइल के स्ट्रक्चर या टेक्सचर को इंप्रूव नहीं करेगा। लेकिन हाँ, याद रखना कि बायोस्टिमुलेंट, माइक्रोबियल इनोकुलेंट और आपका न्यूट्रिएंट एक्टिवेटर का रूप में काम करता है। एग्जांपल की बात करेंगे तो ये आपकी एनरिच्ड कंपोस्ट हो सकती है, या फिर आपकी कोई भी डिकम्पोज डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्योर हो सकती है, लेकिन इसमें आपका जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य या फिर अमृत पानी रहता है। बात करें इसकी सेल्फ लाइफ की तो लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, कई महीनों से कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक, लेकिन इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 3 से 7 दिन की होती है आफ्टर फर्मेंटेशन। बात आती है लेबर और कॉस्ट की, तो यहां पर ज्यादा समय, ज्यादा स्पेस और ज्यादा पैसा चाहिए और ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये बहुत कम समय में और इजीली आपका स्मॉल ऑर्डर लेवल पे तैयार किया जा सकता है। तो ये दोनों में फर्क होता है, तो दोनों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारी सॉइल हेल्थ के लिए इंप्रूव करने के लिए यूज हो सकते हैं, और ये एक प्रकार से एडिशनली यहां पर तैयार किए जा सकते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जो आपका गोवर्धन स्कीम के अंदर तैयार किया जाएगा। तो एक प्रकार से ये एक एडिशनल यहां पर आपका रिजल्ट निकल कर आ रहा है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने में यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेट आपको पता होना चाहिए। अब बारी आती है कि गवर्नमेंट के ऑलरेडी इनिशिएटिव क्यों कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं, वैसे तो एक तो अस्तत इनिशिएटिव हो गया, एक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम हो गई, बायोगैस एग्रीगेशन मशीनरी स्कीम हो गई, और डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आपकी नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो अब यहां पर मेन टारगेट आपका अभी तक क्या है कि मोर देन 200 सीबीजी प्लांट कमीशन अक्रॉस द इंडिया, ये अचीवमेंट यहां पर इसके माध्यम से अभी तक की गई है। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का अभी तक क्या इनिशिएटिव इसके अंतर्गत
रहा है, और इनको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, तो आप लोग वहां पर जाकर इसको देख सकते हो, पहले इनिशियली किया है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि बायोमास एग्रीगेशन स्पोर्ट। तो याद रखना, बायोमास एग्रीगेशन स्पोर्ट के लिए भारतीय सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस है उनके माध्यम से लगभग आपका 564 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, और इसमें 37 प्रपोजल जो है ऑलरेडी 248 करोड़ रुपए के साथ अप्रूव किए जा चुके हैं 16 मार्च 2026 तक। पाइपलाइन कनेक्टिविटी की बात करें तो डीपीआई स्कीम के अंतर्गत 994 करोड़ रुपए का फंड लोकेट हुआ था 2024-25 से 28-29 तक, जिसके अंतर्गत मेनली जो सीबीजी इवैक्यूएशन था, मतलब मार्केट तक पहुंचाने का टारगेट था, इसमें से अभी तक 56.31 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर प्रमोशन के लिए मैंने आपको कहा था कि 1500 रुपए पर मैट्रिक टन यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और 4 मार्च 2026 तक लगभग 120 बायोगैस आपके प्लांट जो है वो रजिस्टर किए जा चुके हैं फर्टिलाइजर पोर्टल के ऊपर, और 44 आपके एमओयू साइन हो चुके हैं। और वहीं पर फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक 15,690 किसान जो है संगोष्ठी और अवेयरनेस कैंपेन जो है इसके माध्यम से आपके यहाँ पर चलाए गए हैं। तो ये एक प्रकार से अवेयरनेस प्रोग्राम की बात की जा रही है, एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि भाई वो आपके उपलब्ध करवाए गए हैं। तो ये एक प्रकार से अचीवमेंट है अभी तक की, आने वाले समय में क्या अचीवमेंट होगा वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अब इससे एक्सपेक्टेड आपके किन लोगों को बेनिफिट हो सकता है, तो फार्मर, डेयरी फार्मर, एफपीओज, कोऑपरेटिव, एमएसएमई, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल यूथ, प्राइवेट इन्वेस्टर, म्युनिसिपल बॉडीज और आपकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को यहां पर क्या होगा, फायदा इसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा। बात आती है कि भाई गोवर्धन स्कीम कैसे काम करेगा, कैसे आपकी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो एग्रीकल्चर वेस्ट को सीबीजी प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, फिर वहां पर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाएगा, सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क के माध्यम से उनको पहुंचाया जाएगा, एक क्लीन एनर्जी जो है हमारे घरों तक पहुंचेगी, या जहां भी हमें जरूरत है उसको यूज किया जाएगा। बायो प्रोडक्ट आपके ऑर्गेनिक मैन्योर या जो भी मैंने अभी आपको बताया, इंप्रूव आपकी सॉइल हेल्थ करेंगे और साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार आपका बनेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और यहां पर आपका इंपोर्ट कम होगा, और इमिशन जो ओवरऑल हमारा है वो क्या होगा, कम होगा। ये ओवरऑल यहां पर आपका टारगेट है, या ये कह सकते हो इस प्रकार से ये मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक यहां पर आपकी ये कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेटा ऑफ ऑपरेशन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑन गोवर्धन पोर्टल, गोवर्धन स्कीम, द गैल्वनाइज्ड ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम इनिशिएटिव फोकस ऑन द कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू वेल्थ टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी। तो मैंने आपको जैसे कहा कि भाई ये स्कीम जो आपकी है शुरुआत में जब स्टार्ट की गई थी, तो ये आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एक इशू को हाईलाइट किया जा रहा है कि इस पोर्टल के ऊपर, जो गोवर्धन पोर्टल है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी उपलब्ध अभी तक नहीं है, और इसीलिए यहां पर क्या है, इस स्कीम के अंदर काफी झोल भी नजर आता है। तो एक प्रकार से इशू जो है वो क्या देखे गए, स्लो अडॉप्शन। 115 जो है सीबीजी प्लांट को फंक्शनल देखा गया था दिसंबर 2024 तक, जो कि टारगेट था 5000 आपके 2030 तक का। इंफॉर्मेशन गैप यहां पर है कि गोवर्धन पोर्टल लैक डिटेल ऑफ फीड स्टॉक यूजिंग द स्पेसिफिक सीबीजी प्लांट, यानी कि सीबीजी प्लांट के लिए किस प्रकार का जो फीड स्टॉक है उसको यूज किया जा रहा है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, द पोर्टल लैक ए सैंक्शन ऑफ ऑपरेशनल प्लांट अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस द एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज। यानी कि प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए 2024-25 की बात है, तो उस समय आपका जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है उन्होंने कुछ गोवर्धन पोर्टल के ऊपर आपकी ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखी, और उसको जो हाईलाइट करने की कोशिश की कि भाई अभी तक जो आपके एक तो किस फीड स्टॉक को यूज किया जा रहा है, जो प्लांट आपके जितने हमने टारगेट रखे थे उससे बहुत कम अभी तक डेवलप हो पाए हैं, और आने वाले समय में उसका सिस्टमेटिक वे क्या रहेगा, तो उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमारे देश में हमेशा ही आपने देखा होगा स्कीम स्टार्ट की जाती है और उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश के अंदर भला किया जाएगा, लेकिन उस भले के चक्कर में आप लोग जानते हैं कि कितना भला हमारे किसानों का होता है या कितना भला जो है बेनिफिशियरीज का होना चाहिए, उसके मुकाबले में होता भला किसका है ज्यादातर वो भी आप लोग जानते हैं, इसमें मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे लिए जरूरी है कि इस प्रकार की स्कीम जो इफेक्टिव तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत भी कर सकती है और देश को सस्टेनेबल एनवायरमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दे सकती है, उसको आपका प्रमोट सही तरीके से नहीं किया जाता। या ये कह सकते हो जितनी भी स्कीम है उनका वेलफेयर मेन टारगेट यहां पर बेनिफिशियरीज को ना मिलने की बजाय केवल और केवल गवर्नमेंट के जो आपके निधि लोग होते हैं, नजदीक लोग होते हैं, उनको मिलता है, और वो स्कीम केवल धरातल पर काम नहीं कर पाती और केवल कागजों में ही दबकर वो रह जाती है। तो अगर सही तरीके से हमारे देश के अंदर स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन हो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर देश वाकई में सोने की चिड़िया बन सकता है, लेकिन कब बनेगा उसका इंतजार रहेगा। उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया तो इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग तक साझा करिए और कोशिश करिए कि भाई आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारे सेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या नजर आती है, कोई आपको डाउट नजर आता है, तो वो भी आप लोग मेंशन करें ताकि आने वाले समय में हम उसको अपग्रेड कर सकें, इंप्रूव कर सकें। और बाकी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों तक सही और सही आपकी संतुलित जानकारी जो है वो आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग अपने एग्जाम्स को भी निकालें और डेली अपनी एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट की रिगार्डिंग नॉलेज को इंप्रूव कर सकें। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।